नहीं मिला? चलो उधर मत बैठो, फिर कहीं और बैठ जाओ। यहाँ बैठना चाहो यहाँ बैठ जाओ। Okay guys, in the last class we have seen about what does we mean by class, right? We also understand, we have tried to understand what is an object and how a class as a specification could be used to create a number of objects, right? We also learned that object is something which is going to occupy space in the memory. ठीक है? Guys, please pay attention. Silence. ठीक है? We also learned about encapsulation in the last class. We have seen how the data and the operations, that is functions, are encapsulated or grouped into a single unit called as a class, right? ठीक है? So now we are very much specific that if length and width applied are meant for rectangle, or rather these are the properties which define rectangle, then any operations like calculate area, calculate parameter, or whatever operations that we are talking about will apply on these fields only. ठीक है? और on these properties only. ठीक है? अगर रेक्टेंगल की लेंथ वेट की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेट एरिया जो मेथड है वो रेक्टेंगल की लेंथ और वेट पे ही अप्लाई हो रहा है, रिटर्न लेंथ इनटू वेट, राइट? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का या पैरेललोग्राम है उसकी अगर लेंथ और वेट है तो उसका जो कैलकुलेट एरिया होगा वो पैरेललोग्राम पे ही अप्लाई होगा, एंड सो ऑन। सर्किल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, व्हाटएवर। तो जो उनकी फील्ड्स आपने डिफाइन कर रखी है या जिससे आप उस पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, एंटिटी का मतलब आप समझ लो मैं ऑब्जेक्ट के लिए ही एक टर्म एंटिटी यूज कर रहा हूँ, राइट? एंटिटी, ठीक है? एंटिटी विच हैज सम रियल मीनिंग इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है? तो अगर मैं ट्राइंगल कहूँ, ट्राइंगल में बेस इनटू हाइट यही एरिया होता है, राइट? तो बेस और हाइट मुझे चाहिए होगा। इफ आई आस्क यू टू मॉडल अ ट्राइंगल, then naturally I have to ask a question, what is a triangle? Then you will say that it has a base, it has a height. तो हैज एक टर्म आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल हैज अ लेंथ एंड हैज अ विड्थ, ठीक है? हैज एक टर्म आप यूज कर रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है? तो रेक्टेंगल एंटिटी हुई और लेंथ और विड्थ क्या हुए, इसकी प्रॉपर्टीज हुई, राइट? इसकी प्रॉपर्टीज हुई जिसके टर्म में आप रेक्टेंगल को डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट? और इन लेंथ और विड्थ पे कौन से मेथड या फंक्शंस या बिहेवियर अप्लाई होंगे वो उसके बाद आप उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप? सबसे पहले स्टेप में आप एंटिटीज पे फोकस करेंगे। रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है? ये एंटिटीज हो गई, राइट? तो पहला लेवल का जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, वो किसका होगा? एंटिटीज का होगा, एंटिटीज का। जब आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तब आप किसकी बात करेंगे? उस एंटिटी को फर्दर कैसे डिफाइन करें। यानी अ रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड विड्थ, और रेक्टेंगल इज कंपोज्ड ऑफ लेंथ एंड विड्थ, ये भी कह सकते हैं। अ रेक्टेंगल इज कंपोज्ड ऑफ साइड्स व्हिच हैज लेंथ एंड विड्थ, ये भी कह सकते हैं, राइट? तो जब आपने उसको प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर लिया, तो एंटिटीज और प्रॉपर्टीज ये दोनों चीज क्या थी? ये डाटा है या बिहेवियर है? डेटा है, डेटा है। जब हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने जो अप्रोच यूज करा था वो कौन सा था? टॉप डाउन था या बॉटम अप था? टॉप डाउन था। मेन से शुरू हो रहे थे, फिर फंक्शंस की बात कर रहे थे, फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात लास्ट में कर रहे थे जब फंक्शंस हम डिक्लेयर कर रहे थे उसके बाद, राइट? यानी डाटा सबसे नीचे हो रहा था डिक्लेयर, डाटा के बारे में हम सबसे बाद में सोच रहे थे। अभी हमने क्या करा? डाटा को सबसे पहले सोचना शुरू करा और दो लेवल्स में सोचना शुरू करा। पहला लेवल हो गया एंटिटी, ठीक है? देखिए, एक चीज होती है आर्ट और एक चीज होती है साइंस, ठीक है? जब आर्ट को प्रोसेस के थ्रू साइंस में कन्वर्ट करते हैं तो एप्लीकेशन कैसे करना है वो चीज आसान हो जाती है, ठीक है? सॉल्यूशन का एप्लीकेशन आसान हो जाता है। तो अगर आप इसको आर्ट के फॉर्म में देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करता है तो इट मे साउंड डिफिकल्ट एट द बिगनिंग, लेकिन इसी को आप शुरू से अगर एज अ प्रोसेस देखना शुरू करेंगे ना, देन इट विल टर्न वेरी इजी फॉर यू। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूँ कि मैं बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा हूँ। यानी जो प्रोसीजर लैंग्वेज में जो सबसे बॉटम में जो चीज थी यानी डाटा था, उसको मैं सबसे ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। डाटा को सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ, राइट?
अब डाटा में दो फॉर्म में मैंने बात करी, एक तो हाई लेवल एंटिटीज की बात करी जिसमें ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, राइट, सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप आपके 2D के बन रहे हैं, ये हाई लेवल एंटिटी हो गई। पहले हम इनको लिस्ट डाउन कर देंगे, एक बार एक पेपर पे लिस्ट डाउन कर देंगे। लिस्ट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, अब इनको डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो जब इसको डिफाइन करेंगे तो सेकंड लेवल का डाटा यानी इनकी अपनी प्रॉपर्टीज वो हमारे सामने क्लियर होती जाएंगी। जब से हम कहेंगे रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड विड्थ, तो हम समझ गए लेंथ रेक्टेंगल एंटिटी की दो फील्ड्स हैं, एक लेंथ है एक विड्थ है, ठीक है। फिर हम सोचेंगे लेंथ को किस डाटा टाइप से मॉडल करें, लेंथ को किस डाटा टाइप से बात मॉडल करें, यानी लेंथ ठीक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें फ्रैक्शंस भी आएंगे, तो हमने फ्लोट कह दिया, विड्थ भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको भी फ्लोट कह दिया, राइट। तो अब तक हमने चाहे एंटिटी की बात करी या एंटिटी को फर्दर डिफाइन करने के लिए उनकी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करा और फिर फील्ड्स के डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करा। ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ डाटा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। जब डाटा को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तब उसके बाद हम कहेंगे भाई कैलकुलेट एरिया, जो जो बिहेवियर है, मेथड का मतलब, मेथड या फंक्शन का मतलब क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम व्हिच डज समथिंग, राइट। तो उसको हम कहते हैं बिहेवियर, ठीक है। तो कैलकुलेट एरिया इज अ बिहेवियर, बिहेवियर इज अ जेनरिक टर्म, किसी लैंग्वेज से इसका मतलब नहीं है, बिहेवियर का मतलब एक जेनरिक टर्म हो गया कि अब बिहेवियर कैलकुलेट एरिया, बिहेवियर कैलकुलेट पैरामीटर एंड सो ऑन, तो ये सारे बिहेवियर्स हो गए। तो डाटा आइडेंटिफाई होने के बाद जो नेक्स्ट हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे ये सारी चीजें अपने आप मेन जो कि एज अ क्लाइंट कोड हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसमें अपने आप आकर के फिट होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने डाटा पे फोकस किया, डाटा के बाद बिहेवियर पे फोकस किया, बिहेवियर के बाद फिर कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जो मेन मेथड कर रहा है, राइट, जहाँ से एंट्री हो रही है प्रोग्राम की, और फिर वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें रेक्टेंगल भी यूज हो रहा है, रेक्टेंगल के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, सर्किल भी यूज हो रहा है, उनके उनकी फील्ड्स को भी हम सेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन करना है वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। ये कल हमने करके लास्ट क्लास में देखा था, राइट। गाइस यहाँ तक क्लियर है, इनकैप्सुलेशन क्लियर है। इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब है डाटा और बिहेवियर, डेटा और बिहेवियर को एक एंटिटी में इनक्लोज करना, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जैसे रेक्टेंगल एक एंटिटी हो गई, उसका डाटा लेंथ एंड विड्थ हो गया, उसका बिहेवियर कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट पैरामीटर हो गया, इसको एक क्लास के फॉर्म में एक यूनिट में हमने लिख करके उसका स्पेसिफिकेशन तैयार कर दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनकैप्सुलेशन। अब अगर कैलकुलेट एरिया फंक्शन जो है वो रेक्टेंगल का है तो वो लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल पे काम करेगा, ठीक है। रोम्बस का अगर लेंथ और विड्थ है तो वो किस पे काम करेगा, वो रोम्बस के लिए काम करेगा। फंक्शन का नाम अभी भी सेम है, कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट पैरामीटर ही रहेगा, लेकिन वो अपनी अपनी फील्ड पे काम करेगा, ठीक है। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक मैं छोटा सा मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एसआरएस के फॉर्म में बना के यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस सुना है आपने पहले, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के हर तरह के फंक्शन से लेकर के और हर तरह के आपके रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो लेकिन इस यहाँ मैंने एक छोटा सा एक खाली एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि हमें सिर्फ सीखने के लिए पर्पस के लिए चाहिए, तो लार्ज डॉक्यूमेंट ना उठा करके छोटा सा रिक्वायरमेंट दे रखा है, इसको पढ़िए जरा। दिस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम। आप हॉस्पिटल में जाते हैं या अपने घर से आप हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल या मैक्स हॉस्पिटल, इसका या कोई भी हॉस्पिटल हो एक्स वाई जेड, इसका आप साइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो फिर आप जाकर के सर्च करते हैं कि फला प्रॉब्लम के लिए, जैसे कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में कौन कौन सी डॉक्टर है, तो डिपार्टमेंट वाइज आप उसको जाकर के ओपन करते हैं, डॉक्टर्स को चेक करते हैं, राइट, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करते होंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि भाई इस डॉक्टर का जो शेड्यूल है ना, उसमें स्लॉट कौन सा अवेलेबल है, स्लॉट मेरी अवेलेबिलिटी से मैच कर रहा है तो आप उस स्लॉट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं। अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद क्या होता है, अगर स्लॉट एम्प्टी है और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है तो क्या होता है, आपके पास कंफर्मेशन मेल, कंफर्मेशन एसएमएस, ये सब नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, करेक्ट, फाइन। फिर उसके बाद आप जाके विजिट करते हैं, उस नोटिफिकेशन को शो करते हैं,
तो डॉक्टर क्या करता है, फिर आपसे कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कहता है कि भाई एक आपको कहता है कि एक छोटी-सी एक फॉर्म पहले हॉस्पिटल जनरेट करता है और आपको भेज देता है जिसमें आपके प्री कोई कंडीशंस हैं, तो उसको लिख कर के आप पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि उन लोग को जब डॉक्टर के पास जाएँ, तो उसके बाद वो चीज़ ओपन होती है। उसको पता होता है, ठीक है? क्या प्रॉब्लम थी आपकी, पुरानी क्या प्रॉब्लम है, कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं, ठीक है? अक्सर अक्सर जगह ऐसा भी होता है, राइट? तो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन, द हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू फैसिलिटेट एफिशिएंट शेड्यूलिंग ऑफ पेशेंट अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स, ठीक है? समझ लीजिए क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दिया है, एक क्लाइंट है जो हॉस्पिटल के लिए अपने हॉस्पिटल के लिए आपसे अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना चाहता है, ठीक है? द सिस्टम इंश्योर सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट्स, ठीक है? अब देखिए क्लाइंट जो आपसे बात कर रहा है वो अपने टर्म में बात कर रहा है। सीमलेस इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, ये कोई इसको कॉन्क्रीट तौर पे डिफाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। बस अच्छा होना चाहिए, है ना? अच्छा होना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस होनी चाहिए, इसी को हम सीमलेस बोलते हैं, राइट? यही तो कहते हैं ना। अब वो कैसे होगा, वो आप सोचेंगे और वो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होंगी, यानी एप्लीकेशन धीरे धीरे ग्रो ग्रो करेगा, तो बहुत बड़े एप्लीकेशन में जैसे ग्रो करेगा तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लाइंट बताएगा, नहीं ये चीज इतनी अच्छी नहीं है, हम ऐसे करते हैं पेपर वर्क पर, आप इसको ऑटोमेट ऐसे करिए। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जो होता है वो एक तरह का ऑटोमेशन होता है, जो ऑलरेडी आपने पेपर पे कर रखा है, ठीक है? तो पेपर पे नॉर्मली होते हैं। टिकट रिजर्वेशन के लिए आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी के साइट से आपने रिजर्व कर लिया। पहले आज से 10-15 साल पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग काउंटर पे जाया करते थे, है ना? काउंटर पे जाके एक फॉर्म भरा करते थे। वही फॉर्म क्या है, अब आपके पास ऑनलाइन आपको मिलता है, उसी फॉर्म का तो ऑटोमेशन हुआ। जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था उसी का ऑटोमेशन ऑटोमेशन हुआ, कुछ नई चीज़ नहीं हो रही है। उसी को आप फिलअप करके उसमें अपने आईडी कार्ड वगैरह नंबर वंबर डाल के आपने उसको सबमिट करा, तो चालान बन मतलब बिल बन के आ गया आपके पास, कितने कितना आपको पेमेंट करना है, आपने उसको पेमेंट करा थ्रू आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके अपना टिकट बुक कर लिया, ठीक है? वो चीज़ उनके डाटाबेस में चली गई। पहले वही बंदा कोई काउंटर के पीछे कंप्यूटर लेके बैठा होता था, आप एंट्री कर रहे हैं, वो देख करके बता रहा था इस ट्रेन में इतना ये जगह खाली है कि नहीं खाली है, और फिर वो उसको बुक करता था। सेम चीज़ ऑटोमेशन हो रहा था, राइट? देन the system ensures seamless interaction between patients, doctors, and the hospital administration while managing record effectively. While managing the records effectively. ठीक है? Now the functional requirements are patient can register. अब ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो 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 टर्म हो रहा है ना, पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे एप्लीकेशन के एक्टर्स हैं। क्या है ये? हमारे एप्लीकेशन के एक्टर्स हैं जो यूज करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है? तो एक एक्टर पेशेंट है, पेशेंट क्या क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर रखा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, इट कैन रजिस्टर। अगर फर्स्ट टाइम आप यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने डिटेल्स पूरे घर के एड्रेस से लेकर के सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, फोन नंबर वगैरह तमाम चीजें। लॉग इन, ठीक है, आप लॉग इन कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स आपको चेक करने हैं अपने, पुराने किस किस डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिए हैं, कब कब आपका लैब टेस्ट हुआ है हॉस्पिटल में, है ना? क्या डिटेल्स हैं आपके, सब चेक करने हैं। बुक अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट वगैरह पे जा करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो पेशेंट एक्टर का ये सारा काम है। डॉक्टर्स का क्या काम है? डॉक्टर्स कैन मैनेज देयर अवेलेबल स्लॉट्स। मान लो डॉक्टर को छुट्टी भी जाना है, तो एक दिन का स्लॉट वो कैंसिल कर देगा, ठीक है? कि फला दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जब पेशेंट उसको ओपन करेगा शेड्यूल को, तो उसको वो चीज़ पूरी ग्रे कलर में दिखेगी कि अवेलेबिलिटी डॉक्टर की नहीं है, राइट? ठीक है? जो आप डे टू डे फील करते हैं, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आपने किया होगा, ठीक है? फेस किया होगा ये सब चीज़ें। एंड व्यू शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब डॉक्टर देखना चाहता है कि अच्छा 2 बजे के बाद मेरा मेरे पेशेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? तो वो शेड्यूल अपॉइंटमेंट अपना देखना चाहे देख सकता है कि किस किस आवर्स पे हमारे पेशेंट्स हैं, आज के लिए कौन कौन पेशेंट लाइन अप है, ताकि वो अपने रेस्ट ऑफ द टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सके, ठीक है? द सिस्टम नोटिफाइज पेशेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स। सिस्टम का मतलब, चाहे वो एसएमएस के थ्रू जा रहा हो आपके पास नोटिफिकेशन, चाहे आपके पास मेल के थ्रू जा रहा हो, ठीक है? या ऑटोमेटेड कॉल्स के थ्रू जा रहा हो, रिमाइंड करने के लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली, अब जब एक बंदा खुद उठा करके आपको फ़ोन करके याद दिलाता है कि सर आपका फला डॉक्टर से अभी इतने बजे अपॉइंटमेंट आज का है, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कई बार आपने सुना होगा ऐसे कॉल, है ना? वही चीज़ सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कर रहा है, तो मशीन आपके बिहाफ़ पे कर रही है, ठीक है? उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया, ठीक है? Administrators can oversee hospital operations and update doctor schedule, ठीक है?
फाइन। जैसे हेलो, जी बोलो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं तो ऑफिस में हूँ सर। घर में नहीं नहीं सर। और कोई तरीका है जैसे कलेक्ट कर सकता हूँ बाद में मैं, चूंकि अभी या मैं ऑनलाइन भी तो डाउनलोड कर सकता हूँ ना। जी थैंक यू सो मच। असल में घर घर पे कोई भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है गाइस, सो एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशंस एंड अपडेट डॉक्टर शेड्यूल। ठीक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फला दिन हॉस्पिटल बंद रहने वाला है। ठीक है। तो अगर कोई से फॉर एग्जांपल 5 तारीख को इलेक्शन है, राइट? तो हॉस्पिटल की जाहिर सी बात है, सभी सभी को वोट देने जाना है। डॉक्टर्स के नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो नहीं होंगे, राइट? उस दिन के अपॉइंटमेंट कैंसिल करने हैं या डॉक्टर के शेड्यूल को अपडेट करना है, तो ये सारे काम कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हमें सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है? एंटिटी, डेटा में एंटिटी। डेटा बिल्कुल सही है। डेटा में एंटिटी। सेकेंड लेवल पे आएंगे उस एंटिटी के डेफिनेशन में जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज को फिगर आउट करेंगे या फील्ड फिगर आउट करेंगे, राइट? तो कौन कौन सी एंटिटी निकल के सामने आ रही है बताती जाइए। मैंने आपसे क्या कहा? इसको प्रोसेस बनाइए। प्रोसेस बनाने का मतलब क्या है कि जो नाउन्स है वो बनेंगे आपके एंटिटीज, या कई बार नाउन्स बनेंगे एंटिटीज की फील्ड, दोनों बन सकते हैं। यानी डाटा, नाउन्स बनेंगे डाटा, वर्ब बनेंगे बिहेवियर। नाउन्स बनेंगे डाटा, वर्ब बनेंगे बिहेवियर। तो पहले नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में बिहेवियर को देखेंगे। ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट, सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट एक दिख रहा है। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट का एक स्क्रीन आ जाती है, अपॉइंटमेंट जिसमें डिटेल्स होती है। अपॉइंटमेंट में फर्दर आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, फर्स्ट लेवल पे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, हो सकता है आप कुछ गलत आइडेंटिफाई कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फील्ड्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, आप उसको एज अ एंटिटी आइडेंटिफाई कर लें, बाद में आपको समझ आए कि नहीं ये किसी और एंटिटी की फील्ड जा रही है। एवरीथिंग इज फाइन, फर्स्ट आइटरेशन में सब कुछ सही है। बाद में हम उसको क्रॉस आउट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। बट वी विल गो एज अ प्रोसेस, वी विल गो एज अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई द टास्क। ठीक है। और बताइए, पेशेंट, जो एक्टर्स दिख रहे हैं वो तो सीधे सीधे हो जा रहे हैं, राइट? सिस्टम, राइट? एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, ये हो गया। और बताइए, और कुछ दिख रहा है इसमें? अपॉइंटमेंट तो हो गया। ठीक है। स्लॉट, राइट? स्लॉट, अच्छा। स्लॉट मतलब डेट, स्लॉट नाउन, नाउन है ना? स्लॉट नाउन है। डेट एंड टाइम, इसका कॉम्बिनेशन। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कुड हैव मेनी फॉर्म्स। एसएमएस नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, ऑटोमेटेड वॉइस कॉल, तीनों हो सकता है, राइट? तो हमें क्लाइंट ने हमें कहा है सीमलेस होना चाहिए, है ना? तो हम तो ज़्यादा फैसिलिटीज को दे रहे हैं, राइट? मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो नोटिफिकेशन कहीं दिख रहा है आपको इसमें? नोटिफाइज, यानी इसको हम कह देंगे कि नोटिफाइज को हम नाउन के फॉर्म में कहेंगे नोटिफिकेशन। और कुछ दिख रहा है? रिमाइंडर इज अ फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है। तो नोटिफिकेशन कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स को दिख जा रही है: एसएमएस बेस्ड, ईमेल बेस्ड, वॉइस, वॉइस ऑटोमेटेड कॉल, ऑटोमेटेड वॉइस कॉल जो भी कही है।
राइट, ये दिख जा रही है, राइट। और बताइए, और कुछ है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट और शेड्यूल एक ही बात हो गई ना। डॉक्टर का शेड्यूल हो सकता है, हाँ डॉक्टर का शेड्यूल हो सकता है, डॉक्टर का शेड्यूल हो सकता है, तो अब इसको आप कहेंगे सिर्फ शेड्यूल नहीं कहेंगे, अब ये शेड्यूल स्पेसिफिकली डॉक्टर के लिए हो गया ना। हाँ, अच्छा डॉक्टर शेड्यूल, ये हो गया, राइट। हाँ, ये हो गया। तो ये सारे हमें नाउन बन करके आ रहे हैं, राइट, ये सारे नाउन बन के आ रहे हैं। जो नाउन है वो एंटिटी होंगे या एंटिटी की फील्ड्स होंगी। अब इसी को देखो, नीचे मैंने इसको लिख करके ऐसे फॉर्म में प्रॉपरली इसको लिख दिया है, ताकि पेशेंट में रिप्रेजेंट द पर्सन सीकिंग एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसकी डिफिनेशन हो गई पेशेंट की। पेशेंट एक एंटिटी हो गई। अब अगर पेशेंट फिर डॉक्टर एंटिटी हो गई, अपॉइंटमेंट एंटिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर एंटिटी हो गया, इसके बाद स्लॉट, नोटिफिकेशन, ये सारी एंटिटी हो गई। कुछ मैंने यहाँ लिख रखी है, कुछ नहीं लिख रखी होगी, ठीक है। स्लॉट भी आपकी एंटिटी हो गई, डॉक्टर शेड्यूल एंटिटी हो गई, ये सारी एंटिटीज होंगी। तो पहले मैं ऐसे एंटिटीज को लिस्ट डाउन करूंगा लाइन से। एंटिटीज को लिस्ट डाउन कर लिया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब एक एक एंटिटी को उठाऊंगा। और पेशेंट को उठाया फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को उठाया है तो पेशेंट में क्या क्या होगा, अब उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, यानी उनकी फील्ड्स की बात करेंगे। ये भी अगेन डाटा पे ही हम आ रहे हैं, राइट। पेशेंट का नेम होगा, एज होगा, कॉन्टैक्ट होगा, मेडिकल हिस्ट्री होगी, ये सब चीजें हमें समझ में आ रही है ना। ये हो सकता है कि डायरेक्टली हमारे एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर डायरेक्टली मेंशन ना हो, लेकिन जब हमने पेशेंट को सोचना शुरू करा तो उसके बारे में हमको एंटिटी से आगे हम बढ़े, तो हमको ये चीजें एज अ डाटा मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर डॉक्टर के बारे में अगर करा तो डॉक्टर रिप्रेजेंट्स मेडिकल प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स अगेन नेम, एज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, स्पेशलाइजेशन, अवेलेबल स्लॉट्स या शेड्यूल से रिप्लेस कर दीजिए, डॉक्टर के शेड्यूल रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। शेड्यूल के अंदर अवेलेबल स्लॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल का मतलब सुबह 10 से 12 बजे तक बैठता है और दोपहर में 2 से 5 तक बैठता है, ठीक है। उसमें मल्टीपल स्लॉट्स आ जाएंगे, लेकिन दोनों ही नाउन है, ठीक है, फाइन। एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट में आइए। अपॉइंटमेंट का मतलब जाहिर सी बात है, एक अपॉइंटमेंट आईडी होगी, पेशेंट होगा, पेशेंट का नाम होगा, डॉक्टर का नाम होगा, डेट एंड टाइम को मैं रिप्लेस कर देता हूं मैं स्लॉट से, डेट एंड टाइम को मैं स्लॉट से रिप्लेस कर दे रहा हूं। अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट है, जिस टाइम पे उसने अपॉइंटमेंट लिया है, स्लॉट से रिप्लेस कर दिया, मेक सेंस। अब देखिए मैं, हाँ, और क्या, अच्छा, यहाँ तक जाना था, राइट, फाइन। स्लॉट कॉमा स्टेटस, मान लीजिए स्टेटस है कि अभी येट टू विजिट, या फिर बाद में विजिट कर लिया तो विजिटेड और कैंसिल्ड, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैंसिल भी तो हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पे आते हैं, मैनेज ओवरऑल हॉस्पिटल ऑपरेशंस, नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। डेजिग्नेशन हो सकता है, फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर में भी क्या डेजिग्नेशन है उसका है, ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन में हैंडल अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स, फाइन। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, नोटिफिकेशन आईडी, जितनी बार आप नोटिफिकेशन भेज रहे हैं हर बार नोटिफिकेशन आईडी है, इंटरनली सिस्टम जनरेट करेगा। रेसिपिएंट, कौन रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का मतलब क्या हो गया, रेसिपिएंट का डिटेल होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, उसका फोन नंबर होगा, राइट, ये सब चीजें उसकी डिटेल्स होंगी। तो अब पेशेंट के पूरे डिटेल के अंदर से रेसिपिएंट को मैंने थोड़ा सा हिस्सा निकाला है उसका, राइट, रेसिपिएंट, ठीक है। मैसेज, क्या मैसेज भेजना है, एक ऑलरेडी डिजाइन मैसेज होगा जो भेजा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स एसएमएस नोटिफिकेशन और इट्स ईमेल नोटिफिकेशन और व्हाट्सएवर टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे हम भेज रहे हैं, राइट। तो ये आपने क्या फाइंड आउट करा, डेटा को फाइंड आउट कर सबसे पहले लेवल पर। अब सेकंड चीजें क्या करनी है आपको,
अब उसके बाद जब डाटा आपने फाइंड आउट कर लिया, एंटिटी फाइंड आउट करी, उसके अंदर के एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिए, यानी डाटा को फाइंड आउट कर लिया, तब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आप बिहेवियर फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। बिहेवियर पे क्या करेंगे भाई, पीछे मोबाइल फोन देखना जरा बंद कर दो, थोड़ा इधर ध्यान दे लो, ठीक है। जितनी देर मोबाइल फोन को यूज करते हो उतनी देर कंप्यूटर यूज कर लो, ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बिहेवियर कैसे आप देखेंगे, बिहेवियर कैसे फिगर आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, वर्ब, वर्ब को आप फिगर आउट करेंगे, कहाँ कहाँ वर्ब आपने दे रखा है ना। द पेशेंट कैन रजिस्टर मतलब एक वर्ब हो गया, रजिस्ट्रेशन नाउन होगा लेकिन कैन रजिस्टर इज अ वर्ब, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ये आपका, या कैन रजिस्टर, या रजिस्टर, डू रजिस्टर, ऐसा कुछ आप नाम दे रहे हैं तो ये मेथड बन जाएगा, दैट्स अ बिहेवियर, ठीक है। लॉग इन, लॉग इन इज अ बिहेवियर, एक कोई एक्टिविटी है, राइट। बुक अपॉइंटमेंट, तो ये सारे मेथड में ट्रांसलेट हो रहे हैं, देखिए आप, कैन रजिस्टर और रजिस्टर और डू रजिस्टर जो भी आप कहें इसको, ठीक है। लॉग इन, बुक अपॉइंटमेंट्स, ये सारे बिहेवियर में ट्रांसलेट हो रहे हैं, यानी फंक्शंस में ट्रांसलेट हो रहे हैं, डायरेक्टली आपको यहीं से मिल रहा है, राइट। मैनेज स्लॉट फॉर डॉक्टर मिल गया आपको, मैनेज स्लॉट, जैसे तो छुट्टी पे जाना है तो उसको उसने कहा चाहे हाफ डे की छुट्टी लेनी है तो ये स्लॉट हमारे मूव कर दे इस टाइम से इस टाइम, सो ऑन। व्यू शेड्यूल, व्यू शेड्यूल अपॉइंटमेंट से फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक वर्ब बन गया, राइट। नोटिफाइज, है ना, और इसको कहिए सेंड नोटिफिकेशन, सेंड नोटिफिकेशन, फर्दर आप इसको एलिब्रेट कर सकते हैं, सेंड एसएमएस नोटिफिकेशन, सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, डू ऑटोमेटेड वॉइस कॉल, ठीक है, फाइन, ठीक है। उसके नेचर में हो सकता है कि वो कंफर्मेशन के लिए है या रिमाइंडर के लिए है, यानी कंफर्मेशन या रिमाइंडर जो है वो नोटिफिकेशन की एट्रीब्यूट बन सकती है, राइट। समझ में आ रही है बात, फाइन। एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन अपडेट डॉक्टर शेड्यूल, ठीक है। ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन अगर हो गया तो एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया, इसको अगर हमें जब जरूरत पड़ेगी, अब देखिए आप सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इवॉल्व होता है, यानी धीरे धीरे आप एक एक चीज पे जाएंगे, राइट। जब इस पार्टिकुलर फंक्शनलिटी पे आप करेंगे ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन, तब आप क्लाइंट से पूछेंगे भाई कि ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन का क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल ऑपरेशन को कैसे देखता है, कैसे चलाता है, ठीक है। तो कहेगा कि भाई उसमें डॉक्टर का शेड्यूल को अपडेट करना होता है, ठीक है। कोई अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को हैंडल करना होता है, तो हैंडल डिस्प्यूट भी हो गया, ठीक है। जैसे हैंडल डिस्प्यूट इन अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। रीशेड्यूल, फोन करके अब आप कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल पे, तो जो बंदा फोन उठा रहा है उसको कह रहे हैं कि भाई मैं उस डेट पे नहीं आ पाऊंगा, कल नहीं आ पाऊंगा, आप इसको रीशेड्यूल कर दीजिए, तो वो रीशेड्यूल भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। कैंसिल करना भी हो सकता है, हाँ कैंसिल करना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है, फिर उसमें से आप वर्ब तलाश करना शुरू करेंगे। कैसे तलाश करेंगे, जो टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसको आप तोड़ेंगे स्मॉल टर्म्स में, उससे एग्जैक्टली पूछेंगे क्लाइंट से कि ओवरसी हॉस्पिटल ऑपरेशन का क्या क्या मतलब है, इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या करता है। जब वो बताएगा ये करता है, तो उसमें से आप निकालेंगे नाउन, उसमें से निकालेंगे आप वर्ब, ठीक है। ये पूरी एक फंक्शनलिटी हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में। सिमिलरली अब यहाँ पे नीचे में देखिए मेथड्स जो हमने निकाल रखा है, रजिस्टर इज अ मेथड हो गया, और डू रजिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लॉग इन इज अ मेथड हो गया, बिहेवियर। बुक अपॉइंटमेंट इज अ मेथड हो गया, ये सारे पेशेंट के लिए है। व्यू अपॉइंटमेंट, उसने अगर बुक कर रखी है तो अपॉइंटमेंट देखना चाहता है, तो व्यू अपॉइंटमेंट भी एक मेथड हो गया, ठीक है। उसने अपनी पेशेंट आईडी डाली, रजिस्टर्ड जो है ऑलरेडी, उसने देखा क्या क्या अपॉइंटमेंट उसके बुक है, ठीक है। यही व्यू अपॉइंटमेंट जो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हो, क्योंकि आप जब सबसे पहले हेल्प डेस्क पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा होता है जो आपसे बोलता है भाई आप बताते हैं कि फला डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है, तो चेक करके बताता है ना, आपसे पूछता है कि आपका नाम सर, आपका यह कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है, जो आईडी यूनिक हो, है ना, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पूछता है, जो यूनिक हो, यूनिक आईडी इंटर करके कहता है हाँ सर आपका इस टाइम पे फला डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपका इतना पेमेंट आप कर दीजिए, करता है हेल्प डेस्क पर आपको, राइट। तो वहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट का मतलब कुछ और हो जाएगा उसके लिए, है ना।
आपका जो व्यू अपॉइंटमेंट है वो कोई और स्क्रीन हो सकती है, उसकी कोई और स्क्रीन हो सकती है, राइट? करेक्ट। तो वो जाएगा, कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर में जाएगा, राइट? सिमिलरली डॉक्टर के लिए जो मेथड्स आपको मिल रहे हैं, सेट अवेलेबिलिटी, व्यू अपॉइंटमेंट्स, कैंसिल अपॉइंटमेंट एंड सो ऑन। राइट? अपॉइंटमेंट को फर्दर आपने मेथड्स करा है, कंफर्म करना अपॉइंटमेंट को, इट्स अ वर्क। कैंसिल करना अपॉइंटमेंट को, इट्स अगेन अ वर्क। रीशेड्यूल करना अपॉइंटमेंट को, इट्स अ वर्क। चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हो, चाहे पेशेंट अपने साइड से कर रहा हो, ठीक है? सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपका एड डॉक्टर, नया डॉक्टर ज्वाइन कर रहा है, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि सीमलेसली मैनेज करता है हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी एक्टिविटीज को। तो इसमें एक एक्टिविटी ये भी हो गई डॉक्टर्स को ऐड करना, या डॉक्टर्स छोड़ के चले जा रहे हैं हॉस्पिटल को, तो रिमूव डॉक्टर भी हो सकता है, ऐड डॉक्टर, रिमूव डॉक्टर, सो ऑन, है ना? तो जब आप क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट में अब इसको क्लियर करो, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हमेशा। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है पहले उसको मॉडल करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो फिर क्लाइंट के पास दोबारा आप जाएंगे और उससे पूछेंगे इसको अब कॉन्क्रीट फॉर्म में मुझे बताओ, ठीक है? अभी तक जो तुमने कहा था हाई लेवल में, मैंने बोला था कि भाई सीमलेस ऑपरेशंस को एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ओवरसी करता है, ये बात बहुत बड़ा स्कोप है इसका, इसमें क्या क्या आप करते हो आपको बताना पड़ेगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, ठीक है? तो बताएगा डॉक्टर्स को भी ऐड करते हैं, डॉक्टर को रिमूव करना, ये सारे काम भी एडमिनिस्ट्रेटर के हो सकते हैं। फाइन। शेड्यूल को अपलोड करना, व्यू रिपोर्ट्स, ठीक है? व्यू रिपोर्ट्स मतलब यहाँ पे रिपोर्ट्स का मतलब ये हो सकता है कि वो ये देखे कि भाई एक दिन में कितने पेशेंट फला डॉक्टर के पास आए, है ना? डॉक्टर्स का भी तो अपना कमीशन होता है ना, तो उसको वो सॉर्ट आउट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो देखो डिफरेंट नेचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिफरेंट रोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसको आप अलग अलग डेजिग्नेशन में बांट सकते हैं, राइट? तो अब देखिए छोटे से एसआरएस से कितनी चीजें आपकी निकल के सामने आ रही हैं जब आप उसको सोचना शुरू कर रहे हैं, है ना? वरना तो लगेगा कि भाई छोटा सा एप्लीकेशन है, आप कंफ्यूज रहेंगे भाई क्या करना है। जब आपने इसको प्रोसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करा तो चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दिमाग लगाने से वो चीजें क्रिस्टल क्लियर सामने निकल के आती जा रही हैं, ठीक है? सिंपली नोटिफिकेशन के लिए अगर ईमेल नोटिफिकेशन है तो सेंड ईमेल, एसएमएस नोटिफिकेशन है सेंड एसएमएस एंड सो ऑन, ये सारे वर्ब निकल के आपके सामने समझ में आ गए। तो ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सबसे पहले आप डाटा की बात करेंगे, डाटा की बात जब करेंगे तो सबसे पहले एंटिटीज को लिस्ट डाउन करेंगे जो आपको समझ में आ रही है एंटिटीज, फर्स्ट फर्स्ट लेवल पे देखने पर हो सकता है वो इनकरेक्ट हो सकता है उनमें डुप्लीकेसी भी आ जाए, आपको काटना भी पड़े उसमें से, नो इश्यूज। पहले आप लिखना उसको शुरू करेंगे, उसके बाद हर एक एंटिटी को डिफाइन करना शुरू करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी, है ना? जब उनको डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कोई और एंटिटी जो मैंने बना रखी है वो इस एंटिटी की फील्ड है, ये भी समझ में आपको आएगा, राइट? और कई बार समझ में आएगा जो एंटिटीज आपके अंदर जो फील्ड्स आप बना रहे हैं वो फील्ड जो है वो सिंपल टाइप की फील्ड्स नहीं है, यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप से उसको मॉडल नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो पेशेंट के लिए कॉन्टैक्ट और मेडिकल हिस्ट्री, नेम तो एज स्ट्रिंग या कैरेक्टर अरे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरेक्टर अरे से या स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? एज को किससे करेंगे? इन से कर सकते हैं, फाइन। इन की अगर आप शॉर्ट भी यूज करें तो भी चलेगा, क्योंकि एज भाई 100 110 जाएगी, इससे क्या जाएगी किसी की? 110 भी किसी की जाएगी। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इंट नहीं हो सकता या स्ट्रिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट को जब आप ध्यान से सुनो भाई, कॉन्टैक्ट हो गया या कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, इसको जब आप डेटाबेस में डाल रहे हो, कल को आपको रिक्वायरमेंट आएगी कि फला पिन कोड पर जितने भी पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं उनकी लिस्ट हमें दो। हो सकता है हॉस्पिटल अपना नया एक ब्रांच खोलना चाह रहा हो, तो अगर एक पूरी स्ट्रिंग में आपका रखा होगा आपने, जैसे फ्लैट नंबर, ठीक है, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, राइट, लोकेशन, लैंडमार्क, है ना, स्ट्रीट, फिर एरिया ऑफ, मतलब इसे आपने कहा संगम विहार एक एरिया कह दिया आपने, राइट? फिर सिटी कहा, फिर स्टेट कहा, फिर पिन कोड कहा, फिर उसी में ईमेल आईडी भी जोड़ दी, उसी में फ़ोन नंबर भी जोड़ दिया। तो ये एक्चुअली मल्टीपल ग्रेनुलरिटी की चीज़ें हैं, ठीक है? अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं, इनको एक स्ट्रिंग में आप डालेंगे तो जब इनको अलग अलग
आपको ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी अलग अलग के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तब आप वहां फंस जाएंगे। वो पार्स करना पड़ेगा आपको। पार्स जो होगा वो रन टाइम पे होगा, वो नहीं करना है। डाटाबेस में भी जो चीजें जाएंगी वो, अगर कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का, गैस ध्यान दो, मान लो कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का एक टेबल है ना, चाहे वो पेशेंट का कॉन्टेक्ट डिटेल हो या डॉक्टर का कॉन्टेक्ट डिटेल हो, तो उसमें टेबल में कॉलम क्या होंगे? कॉलम क्या होंगे? बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट कर दिया आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसको एड्रेस लाइन 1 कहते हैं, या एड्रेस लाइन 2 में आपने डिवाइड कर दिया, या उसके बाद आपने कहा कि भाई उसका मतलब रीजन, या जो भी मतलब उसका, हाँ हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट करा आपने। फिर उसके बाद आप उसमें फर्दर जाकर के आपने कहा सिटी कहा, स्टेट कहा, फोन नंबर कहा, कॉन्टेक्ट नंबर कहा। तो इतनी सारी चीजें अगर एक टेबल में अलग अलग कॉलम्स बन रही हैं, तो आपके क्लास में आपकी जो डाटा टाइप है उसमें भी इनके लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स इज नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये खुद अपने आप में एक क्लास बनेगी, ये खुद अपने आप में एक क्लास बनेगी। तो अब देखिए, पेशेंट क्लास के अंदर पेशेंट हैज कॉन्टेक्ट डिटेल्स और पेशेंट हैज कॉन्टेक्ट। तो जब पेशेंट हैज नेम और एज कह रहे थे तब तक तो वो प्रिमिटिव से काम चल जा रहा था, अरे को आप यूज कर ले या स्ट्रिंग को यूज कर ले, स्ट्रिंग ऑल्दो प्रिमिटिव नहीं होता है, बट उससे काम चल जा रहा था, ठीक है। एज की बात करें तो नंबर से काम चल जा रहा था, इंट आपने यूज कर लिया। लेकिन जब कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तब आपको अलग से एक क्लास मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो चीज आपने एट्रीब्यूट सोची, एक्चुअली वो एट्रीब्यूट ना होकर खुद अपने आप में एंटिटी टर्न आउट हुई। तो बाद में आप इसको यहाँ से निकाल करके क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसको एंटिटी लिस्ट में भी जोड़ेंगे। इसको आपको एज एंटिटी मॉडल करनी है, वही एंटिटी यहाँ पे एज एट्रीब्यूट जाएगी। दैट्स क्लियर हो रही है? मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का मान लीजिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ईयर, किस ईयर में प्रॉब्लम हुई, इश्यूज, क्या इश्यूज आए, एब्डोमिनल पेन है, चेस्ट पेन है, क्या है, ठीक है, कंजेशन है, क्या है, इश्यूज लिखे आपने। डायग्नोसिस, डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया, ठीक है, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया। चार चीज मान लीजिए आपने कर दिया, लेट इट मेक इट सिंपल, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हम सिंपल रख रहे हैं। चार चीज आपने इनिशियली इसको दिया, ठीक है। जब चार चीज आपने दिया तो मेडिकल हिस्ट्री क्या बन जाएगी, ये क्लास बन गई, है ना। यानी ये एट्रीब्यूट भी है पेशेंट का, लेकिन एट्रीब्यूट होने के साथ साथ इसको आप एंटिटी की लिस्ट में भी मूव करेंगे, आकर इसको आप एंटिटी की लिस्ट में मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जब एक लेवल की मैच्योरिटी पा जाएंगे, तब उसके बाद आप जाकर के कोड करने बैठेंगे। क्या समझ में बात आ रही है? जब एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी आपके पास आ गई, एक छोटा सा एक पैराग्राफ के स्टेटमेंट से निकाला है मैंने सब कुछ, है ना। एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी आपकी आ गई, तब आप जाकर के कोड करने बैठेंगे, उससे पहले कोड करने नहीं बैठेंगे आप, ठीक है। उससे पहले ये चीज डेवलपमेंट टीम को पास नहीं करेंगे, करेक्ट, क्योंकि उनके में तो काम डिवाइड करना होगा ना आपको। कोई पेशेंट वाला काम करेगा, कोई डॉक्टर वाला काम करेगा, कोई यूआई का काम करेगा, अलग अलग तरह के काम होंगे ना। तो ये चीजें उसमें भी आपको फर्दर डिवाइड करनी है, राइट। तो डेवलपमेंट टीम में एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी आने के बाद ही आप पास आउट करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन, रिक्वायरमेंट का कलेक्ट करना। और जो इसमें आपके जो बेसिकली आर्किटेक्ट लेवल के लोग होते हैं, जो एटलीस्ट 8-10 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस होता है उनको, जिन्होंने पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस देखा है, हाथ से कर रखा है आपने, मतलब वो लोग बेसिकली अमूमन इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने के बाद जो यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी है एक ऐसे फॉर्म में जो कि फुली डिस्क्राइबेबल नहीं थी, ठीक है, या पूरी क्लियर नहीं थी, उसको एक क्लियर पैटर्न में बना करके आपके सामने डेवलपमेंट टीम तक पहुंचाते हैं। फिर डेवलपमेंट टीम को उसको काम को आगे बढ़ाना होता है। कई बार आप देखेंगे कि डेवलपमेंट टीम में ही जो बंदे हैं उन्हीं को डेजिग्नेट कर दिया कि वो जा करके क्लाइंट से बात करें और रिक्वायरमेंट को क्लियर करें, ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी टर्न एन आर्ट टू अ प्रोसेस और अ साइंस, ठीक है। उसमें चीजें फिर जो निकल के आती हैं वो एग्जॉस्टिव होती हैं, और उसमें जहां जहां आपको करेक्शन की जरूरत होती है आप इनिशियल लेवल पे ही करेक्शन करके उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, अपने हिसाब से आपने शुरू करा रैंडमली कि चलो हम एक पेशेंट क्लास बना लेते हैं, एक डॉक्टर क्लास बना लेते हैं, फिर आपने शुरू करा, फिर उसमें समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको ऐसे, कभी अपॉइंटमेंट में जाकर के शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा कि शेड्यूल की क्लास बनाए, अपॉइंटमेंट क्लास बनाए, स्लॉट को कहाँ ले जाए, ठीक है, ठीक है। ये स्लॉट हो गया, स्लॉट इज अगेन
अ पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एज अ लार्जर एंटिटी आप देख रहे हैं। ठीक है गैस, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ इतने पे। आज की 1 घंटे की क्लास थी ना।